CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक मल्हार, पृष्ठ संख्या 105, अध्याय 8, नए मेहमान। इस पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाओं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवंत चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में सुन सकते हैं। पात्र परिचय। विश्वनाथ, गृहपति। नन्हेमल बाबूलाल, अतिथि। प्रमोद, किरण, विश्वनाथ के बच्चे। आगंतुक, रेवती का भाई। रेवती, विश्वनाथ की पत्नी। स्थान, भारत का कोई बड़ा नगर। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे। दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही 2 कुर्सियां, पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है, जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है। इसलिए वह कभी-कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतारकर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता का चिन्ह। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें विश्वनाथ धोती और कुर्ता पहने हुए है और वह कुछ सोच रहा है। साथ ही दीवार की खूंटियों पर कुछ कपड़े टंगे हैं। एक रस्सी पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं। नीचे की ओर कुछ संदूक रखे हैं। पास ही एक मेज है जिस पर कुछ किताबें, अखबार और एक पंखा है। उसकी बाईं ओर एक कुर्सी है और मेज के सामने की ओर एक पलंग पर एक बालक सो रहा है। पलंग के बाईं ओर एक कुर्सी है जिसके ऊपर एक कपड़ा है और हाथ से झलने वाला एक पंखा है। पृष्ठ संख्या 106। विश्वनाथ, उफ, बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। रेवती, आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है। सिर दबाती है। विश्वनाथ, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। अभी 4 गिलास पीकर आया हूं, फिर भी होंठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा। रेवती, गरम है। आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। विश्वनाथ, मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूं। हां, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूं। रेवती, बर्फ ले आते, पर बर्फ भी कोई कहां तक पिए।
विश्वनाथ, बर्फ? बर्फ का पानी पीने से क्या फायदा? प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। उफ! लो, पंखा कर लो। बच्चे क्या ऊपर हैं? रेवती, रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें भी तो नहीं आती। एक खाट पर दो दो, तीन तीन बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ, एक ये पड़ोसी है, निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए खाट नहीं बिछाने देंगे। रेवती, वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, ये नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। विश्वनाथ, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है? जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूं। रेवती, क्या फायदा? अगर लाला मान भी लेगा तो वो नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों का अकेला सोना पसंद नहीं करूंगी। विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूंगा। कमरे में भला क्या सोया जाएगा? मैं कभी कभी सोचता हूं, यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा? पृष्ठ संख्या 107। रेवती, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूं। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है। मैं ही जानती हूं जैसे रोटी बनाती हूं। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। यहां की गर्मी से तो ईश्वर बचाए। इसीलिए यहां गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है। बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। रेवती, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। विश्वनाथ, पानी पीकर। उसने क्या कम बीमारी भोगी है? पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने। रेवती, भगवान ने रक्षा की। देखा नहीं, सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मुझे डर है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें रेवती पानी का गिलास लिए खड़ी है। वहीं दूसरी ओर विश्वनाथ एक कुर्सी पर बैठे पंखा झल रहा है। पीछे की ओर उनका बेटा एक पलंग पर सो रहा है। पीछे दीवार की ओर रस्सी के ऊपर कुछ कपड़े टंगे हैं और बाईं ओर एक मेज पर कुछ किताबें रखी हैं, साथ ही एक कुर्सी रखी है। पृष्ठ संख्या 108। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब ना। छुट्टी ले भी लूं तो खर्च चाहिए। खैर, तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूंगा। बच्चे को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है। रेवती, ये नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी। तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ, और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ, यह तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी ही हांके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूं खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रेवती, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो। भला यहां आंगन में तुम्हें नींद आएगी? बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी। सवेरे काम पर जाना है, जाओ, मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ, नहीं, ये नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा। वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे? तुम्हें भी ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ, सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर
जैसे तैसे रात काट लूंगी, जाओ। विश्वनाथ, अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूं। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। रेवती, कौन होगा? विश्वनाथ, ना जाने, देखता हूं। रेवती, हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। यहां इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक पलंग, पलंग पर रखा हुआ एक तकिया है, पलंग के पीछे की ओर एक मेज जिस पर अखबार और कुछ किताबें हैं, साथ ही एक पंखा है। मेज की पिछली ओर एक कुर्सी रखी है और कुर्सी की पिछली ओर एक बड़े बक्से पर एक छोटा बक्सा रखा है। दीवार पर खूंटियों से कुछ कपड़े टंगे हैं और वहीं दीवार के साथ एक रस्सी भी टंगी है जिस पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। बच्चे को पंखा करती है। बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांगता है। वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफेद पगड़ियां। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। बड़े की मूछें मुंह को घेरे हुए, माथे पर सलवट। छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुख। दोनों मैली धोतियां पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का बाबूलाल है। इस हबड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए। जरा पंखा तेज कर देना किरण। किरण पंखा तेज करती है किंतु पंखा वैसे ही चलता है। पृष्ठ संख्या 109। नन्हेमल पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ। बड़ी गर्मी है, क्या कहें, पंडित जी पैदल चले आ रहे हैं। कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो। विश्वनाथ, जी आप लोग? बाबूलाल, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। पिछले दिनों नकद 9 रुपए खर्च करके खरीदी थी। नन्हेमल, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपया गज दी, जबकि नत्थामल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी, गला सूख रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला। मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। बाबूलाल, मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊंगा। बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद, प्रमोद। किरण, किरण। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ। आप लोग? नन्हेमल, अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? बाबूलाल, बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो, मुझे नहीं मालूम था यहां इतनी गर्मी है। नन्हेमल, देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ, क्षमा कीजिएगा, आप कहां से पधारे हैं? नन्हेमल, अरे आप नहीं जानते, वे लाला संपतराम है ना, गोटे वाले, वो मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू ये लो, मेरी बंडी संदूक में रख दो। विश्वनाथ, कौन संपतराम? बाबूलाल, अरे वही गोटे वाले। लाओ ना चाचा। संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है ना?
नन्हेमल, नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में है। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। पृष्ठ संख्या 110। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बाबूलाल और नन्हेमल हैं। एक के कंधे पर गोल किया हुआ बिस्तर है और दूसरे के एक हाथ में संदूक है। पृष्ठ संख्या 110। विश्वनाथ, मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हेमल, संपत राम को जानने की क्यों? वह तो आपसे मिले हैं। आपकी तो वह। बाबूलाल, हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है। आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हेमल, देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना। नन्हेमल, क्यों बाबूलाल? पंडित जी, कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो। बाबूलाल, बस एक साग और पूरी। नन्हेमल, वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूं। बाबूलाल, अरे, खाने की भली चलाई, पेट ही तो भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़े ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। नन्हेमल, हाँ भैया, ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। बाबूलाल, उतना ही मैं। दोनों गट गट पानी पीते हैं। यहां इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक घड़ा है और घड़े के पास ही बैठने के लिए एक मूढ़ा है। किरण विश्वनाथ से धीरे से, फिर खाना? विश्वनाथ इशारे से, ठहर जा जरा। नन्हेमल पानी पीकर, आह, अब जान में जान आई। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है। वाह भैया, खुश रहो। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं ना। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने आपको। दोनों, अरे पंडित जी, आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। यहां इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक बिल्ली का चित्र है जो किसी पात्र से कुछ पी रही है। पृष्ठ संख्या 111। विश्वनाथ, आप कहां से आए हैं? नन्हेमल, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं बिजनौर गया हूं, किंतु। नन्हेमल, मैं जरा नहाना चाहता हूं। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूंगा। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। रेवती का प्रवेश। रेवती, ये लोग कौन हैं? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ, ना जाने कौन है। रेवती, पूछ लो ना। विश्वनाथ, क्या पूछ लूं? 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। रेवती, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती, पानी जो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसीलिए भाग जाता है। और गर्मी क्या कम है? किसी को क्या जरूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने? यह तो हमारा ही भाग्य है, चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। यहां इस पृष्ठ के निचली ओर एक चित्र है जिसमें विश्वनाथ और रेवती आपस में बातें कर रहे हैं। उनके पीछे की ओर उनका बेटा प्रमोद एक अतिथि से बात करते हुए उन्हें कहीं लेकर जा रहा है। पीछे की ओर एक पलंग है जिस पर एक तकिया है और दीवार पर रस्सी पर टंगे हुए कुछ कपड़े हैं।
पृष्ठ संख्या 112। विश्वनाथ, क्या किया जाए? रेवती, फिर क्या खाना बनाना ही होगा? पर ये हैं कौन? विश्वनाथ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए हैं तो खाना जरूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। रेवती तुनक्कर, खाना तो खिलाना ही होगा। तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा? दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहां से हैं? विश्वनाथ, कहते हैं बिजनौर से आए हैं। रेवती आश्चर्य से, बिजनौर? क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है? अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहां रहता नहीं है। विश्वनाथ, बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए हैं। रेवती, सोच लो, शायद वहां कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। विश्वनाथ, ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे थे, मैं जानता भी नहीं। रेवती, बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पहले आत्मा, फिर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं? विश्वनाथ, क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा? बाजार से कुछ मंगा दो ना। रेवती, बाजार से क्या मुफ्त में आ जाएगा? 3-4 रुपए से कम में इनका क्या पेट भरेगा? पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश। रेवती का दूसरी ओर से जाना। बाबूलाल, तबीयत अब शांत हुई है, फिर भी पसीने से नहा गया हूं। ना जाने पंडित जी, आप यहां कैसे रहते हैं? पंखा करता है। विश्वनाथ, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं, और उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है। क्या बात है? कैसा झगड़ा है प्रमोद? प्रमोद आकर, उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसीलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। विश्वनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो? प्रमोद, मैं पानी पीने चला गया था, वहां उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा झलता रहा। पृष्ठ संख्या 113। विश्वनाथ, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ करा देंगे। नेपथ्य में, अरे बाबू, मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूं। बाबूलाल, लाया चाचा। जाता है। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। विश्वनाथ, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा। पड़ोसी, आपसे रोज ही गलती होती है। विश्वनाथ, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह हमारी खाट बिछाकर लेट गया था। विश्वनाथ, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हों तो बड़ा सा मकान ले लो। विश्वनाथ, यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूं? खैर, आज क्षमा करें, अब आगे ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, कहां तक कोई क्षमा करे? क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। पड़ोसी चला जाता है। दोनों अतिथि आते हैं। दोनों, क्या बात है? विश्वनाथ, कुछ नहीं, आप धोतियां छज्जे पर सुखा दें। नन्हेमल, सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। भैया, जरा सा पानी और पिला दो, उफ, बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है? बात यह है कि नींद बड़े जोर से आ रही है। विश्वनाथ, देखिए,
मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूं। नन्हेमल, हाँ हाँ पूछिए। मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। विश्वनाथ, जी हाँ, बात यह है कि बिजनौर गया तो अवश्य हूं, पर बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें विश्वनाथ को उनका बेटा प्रमोद कुछ समझा रहा है। उन्हीं के पीछे कमरे में एक पलंग है जिस पर एक तकिया है। पलंग के पीछे की ओर एक मेज है जिस पर पंखा है और साथ ही एक कुर्सी रखी है। पृष्ठ संख्या 114। नन्हेमल, तो क्या हर्ज है? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल, लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीराबाद गए थे? नन्हेमल, अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ, हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। नन्हेमल, हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहां हमने आपको देखा था। बाबूलाल, उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं उनके, बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ, पर उनका तो प्रेस है। नन्हेमल, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। बाबूलाल, अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आए? लो चाचा, पहले तुम पी लो। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? दोनों सक पकाकर, चिट्ठी? चिट्ठी तो नहीं लाए हैं। नन्हेमल, संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहां कृष्णा गली में वह रहते हैं। विश्वनाथ, पर कृष्णा गली तो यहां 6 हैं, कौन सी गली में बताया था? नन्हेमल, 6 हैं? बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह मालूम नहीं है, शायद बताया हो, याद ही नहीं रहा। विश्वनाथ खींचकर, जिसके यहां आपको जाना है उसका नाम भी तो बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा? नन्हेमल, नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए, सोच लूं। बाबूलाल, अरे चाचा, कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम ही ने रेल में बताया था। नन्हेमल, हाँ साहब, कविराज बताया था। आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। बाबूलाल, चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं। पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लें तो पता लगेगा कि हम भी। पृष्ठ संख्या 115। विश्वनाथ, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूं। दोनों चिल्लाकर, तो कवि ही बताया होगा साहब। नन्हेमल, हमें याद नहीं आ रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए। नीचे आवाज लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ाए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर ही चलें। विश्वनाथ, जिनके यहां आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? नन्हेमल, काम? क्या काम बताया था बाबू? बाबूलाल, मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था। आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। नन्हेमल, बताया था वैद्य हैं। विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूं। प्रमोद, पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। दोनों उछलकर, अरे हां, वही तो कविराज रामलाल। विश्वनाथ, शायद वह उधर के हैं भी। नन्हेमल, ठीक है साहब, ठीक है, वही हैं। मैं भी सोच रहा था कि आप ना संपतराम को जानते हैं ना जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से, कहाँ है उन कविराज का घर? विश्वनाथ, जाओ, इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हुआ हूं। दोनों, चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ भीतर से ही, राम राम। रेवती,
अब जान में जान आई। हाय, सिर फटा जा रहा है। नीचे से आवाज आती है। नेपथ्य में भले आदमी न जाने कहां मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। रेवती फिर प्रसन्न होकर, अरे अरे भैया हैं, आओ आओ, तुमने तो खबर भी ना दी। आगंतुक, रेवती। दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूं, क्या मेरा तार नहीं मिला? इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल से बातें कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 116। विश्वनाथ, नहीं तो कब तार दिया था? आगंतुक, कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा था कि ठीक समय पर मिल जाएगा। ओह, बड़ी परेशानी हुई। रेवती, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूं। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ तो ला। मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। आगंतुक, भाई बहुत बड़ा शहर है, वो तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो ना जाने कहां होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं जरा बाथरूम जाना चाहता हूं। विश्वनाथ, हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। आगंतुक, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कोई कष्ट हो। रेवती, ऐसा क्यों सोचते हो? कष्ट काहे का? यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा, तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूं। आगंतुक, भाई देखो, इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती जाती हुई लौटकर, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूं। आगंतुक, इतनी गर्मी में रहने दो ना। विश्वनाथ, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है। रेवती से, कहो अब? रेवती, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। यवनिका, इस नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक पलंग है जिस पर तकिया है, और पलंग के पीछे की ओर एक मेज पर कुछ किताबें और अखबार रखा है। साथ ही मेज पर एक पंखा है। मेज के पीछे की ओर एक कुर्सी है। कुर्सी के पीछे की ओर दीवार से लगे हुए 2 संदूकें हैं। दीवार पर खूंटियों से टंगे हुए कुछ कपड़े हैं, और साथ ही रस्सी पर कुछ कपड़े झूल रहे हैं। लेखक से परिचय। अभी आपने जो एकांकी सुनी, उसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। परिवार में साहित्यिक वातावरण था, इसलिए इनकी साहित्य में अधिक रुचि थी। इन्होंने रेडियो के लिए अनेक नाटक लिखे, साथ ही नाटकों तथा फिल्मों में अभिनय भी किया है। इन्होंने कविता और उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन नाटक व एकांकी के क्षेत्र में इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली है। इनका लोक परलोक उपन्यास और पर्दे के पीछे एकांकी संग्रह बहुत चर्चित रहे हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर उदय शंकर भट्ट जी का एक चित्र है। चित्र के नीचे उनका जन्म वर्ष 1898 और मृत्यु वर्ष 1966 अंकित है। पृष्ठ संख्या 117। पाठ से। आइए अब हम इस एकांकी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहां दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से। क, यहां दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में कहा? बिंदु 1, अतिथियों की सेवा करने के कारण। बिंदु 2, किसी तरह का प्रश्न ना करने के कारण। बिंदु 3, आज्ञाकारिता के भाव के कारण। बिंदु 4,
गर्मी को चुपचाप सहने के कारण। यहाँ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक बालक का चित्र है जिसके हाथ में पानी का गिलास है। बालक के दाईं ओर जमीन पर एक मूढ़ा रखा है और उसके पीछे एक खुला दरवाजा है और एक खुली खिड़की है। 2. एक ये पड़ोसी हैं, निर्दयी। विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा? बिंदु 1, उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं। बिंदु 2, पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं। बिंदु 3, लड़ने झगड़ने के अवसर ढूंढते हैं। बिंदु 4, अतिथियों का अपमान करते हैं। 3, ईश्वर करें इन दिनों कोई मेहमान न आए। रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है? बिंदु 1, मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था ना होने के कारण। बिंदु 2, रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक ना होने के कारण। बिंदु 3, अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण। बिंदु 4, उसे अतिथियों का आना जाना पसंद ना होने के कारण। 4, हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है? बिंदु 1, पानी की कमी होने की। बिंदु 2, पड़ोसियों के चिल्लाने की। बिंदु 3, मेहमानों के आने की। बिंदु 4, गर्मी के कारण बीमारी की। यहाँ इस प्रश्न के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें विश्वनाथ और रेवती आपस में बातें कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 118। 5. इस एकांकी के आधार पर बताएं कि मुख्य रूप से कौन सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती है। बिंदु 1, संवाद। बिंदु 2, कथा। बिंदु 3, वर्णन। बिंदु 4, मंचन। ख. हो सकता है कि आप सभी ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अब अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ इस प्रश्न के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें इस नाटक का मंचन करते हुए मंच पर नन्हेमल और बाबूलाल हैं। नन्हेमल के कंधे पर गोल किया हुआ बिस्तर है और बाबूलाल के हाथ में एक बक्सा है। साथ ही इस नाटक को देखने के लिए बहुत से दर्शक बैठे हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। बिंदु 1, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। बिंदु 2, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। बिंदु 3, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। बिंदु 4, आह, अब जान में जान आई। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। यहाँ इन पंक्तियों के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक तिपाई के ऊपर एक घड़ा रखा हुआ है। साथ ही बैठने के लिए पास ही एक मूढ़ा रखा है। मिलकर करें मिलान। स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनसे मिलते जुलते भाव दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों को स्तंभ 2 की उनके सही भाव वाली पंक्तियों से रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ एक तालिका है जिसमें स्तंभ 1 में क्रमानुसार कुछ पंक्तियां दी गई हैं। वहीं स्तंभ 2 में क्रमानुसार 1 से 5 तक उनके सही भाव वाली पंक्तियां दी गई हैं। स्तंभ 1, 1, लाखों के आदमी खाक में मिल गए। 2, धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो।
3. माल मसाला तो अंटी में है ना? 4. खाने में क्या देरदार है? 5. पहले आत्मा फिर परमात्मा। स्तंभ 2. 1. भोजन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी? 2. पहले अपना ध्यान फिर दूसरा काम। 3. बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे पर अब उनके पास कुछ भी नहीं है। 4. कपड़ा पसीने से भीगकर पुराने जैसा हो गया है। 5. धनराशि सुरक्षित तो है ना? इस तालिका के नीचे दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक बालिका पुस्तक पढ़ रही है। सोच विचार के लिए एकांकी को पुनः सुनिए, पता लगाइए और लिखिए। पृष्ठ संख्या 119। क. शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। नन्हे मल का ऐसे ही मकान से क्या आशय है? ख. पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है? आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ग. एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है। क्यों? घ. एकांकी के उन संवादों को ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं। अण. एकांकी के उन वाक्यों को ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। इन प्रश्नों के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें 2 मंजिला एक मकान है और उसके बाईं ओर सीढ़ियां हैं। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क. एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मंगवाने का सुझाव भी देता है, लेकिन अपने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा? ख. एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों दिए गए होंगे? ग. कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूं। भीषण गर्मी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो गई? घ. एकांकी से गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि सर्दी और वर्षा की भीषणता के लिए आप इनके स्थान पर क्या-क्या वाक्य प्रयोग करते हैं। अपने वाक्यों को दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका है। इस तालिका के 3 स्तंभ हैं। पहली तालिका का शीर्षक है गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां। स्तंभ 2 का शीर्षक है सर्दी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां। तीसरा स्तंभ है वर्षा की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां। आपकी सुविधा के लिए बिंदु 1 इस प्रकार दिया गया है। गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां। 1. यह गर्मी में भुन रहा है। सर्दी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां। यह सर्दी में जम गया। वर्षा की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां। यह वर्षा में भीग रहा है। अब इसी प्रकार दिए गए रिक्त स्थानों में स्तंभ 2 और स्तंभ 3 के लिए वाक्य लिखेंगे। स्तंभ 1 में दी गई पंक्तियां 1 से 5 इस प्रकार हैं। 1. यह गर्मी में भुन रहा है। 2. पर बर्फ भी कोई कहां तक पिए। 3. सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। 4. प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। 5. चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। पृष्ठ संख्या 120।
6. ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। 7. सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। 8. यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। 9. फिर भी पसीने से नहा गया हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि गर्मी की भीषणता को बताने के लिए यहां 9 वाक्य दिए गए हैं। अब आप इसी प्रकार सर्दी और वर्षा की भीषणता को बताने के लिए 9 वाक्य रिक्त स्थानों में लिखिए। एकांकी की रचना। इस एकांकी के आरंभ में पात्र परिचय, स्थान, समय और विश्वनाथ और रेवती के घर के विषय में बताया गया है। जैसे कि बिंदु 1, गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे। बिंदु 2, विश्वनाथ, उफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। बिंदु 3, रेवती, आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है। एकांकी की इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। इन्हें सुनकर स्पष्ट पता चल रहा है कि पहली पंक्ति समय और स्थान आदि के विषय में बता रही है। इसे रंगमंच निर्देश कहते हैं। वहीं दूसरी पंक्तियों से स्पष्ट है कि ये 2 लोगों द्वारा कही गई बातें हैं। इन्हें संवाद कहा जाता है। ये नए मेहमान एकांकी का एक अंश है। इन पंक्तियों के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें विश्वनाथ पंखा झलते हुए कुछ कह रहा है। पीछे की ओर प्रमोद एक पलंग पर सो रहा है। एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें केवल एक ही अंक या भाग होता है। इसमें किसी कहानी या घटना को संक्षेप में बताया जाता है। आप इस एकांकी में ऐसी अनेक विशेषताएं खोज सकते हैं। जैसे इस एकांकी में कुछ संकेत कोष्ठक में दिए गए हैं। पात्र परिचय, अभिनय संकेत, वेशभूषा संबंधी निर्देश आदि। क, अपने समूह में मिलकर इस एकांकी की विशेषताओं की सूची बनाइए। ख, आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं। एकांकी के बारे में जो वाक्य आपको सही लग रहे हैं उनके सामने हाँ लिखिए। जो वाक्य सही नहीं लग रहे हैं उनके सामने नहीं लिखिए। पृष्ठ संख्या 121। यहां एक तालिका है जिसके पहले स्तंभ में वाक्य हैं तथा दूसरे स्तंभ में उन वाक्यों से संबंधित उत्तर में हाँ या नहीं लिखने के लिए समुचित स्थान दिया गया है। स्तंभ 1, वाक्य 1, नए मेहमान एकांकी में पूरी कहानी एक ही स्थान, घर में घटित होती दिखाई गई है। 2, एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। 3, एकांकी में एक कहानी छिपी है। 4, एकांकी और कहानी में कोई अंतर नहीं है। 5, एकांकी में कहानी की घटनाएं अलग अलग दिनों या महीनों में हो रही हैं। 6, एकांकी में कहानी मुख्य रूप से संवादों से आगे बढ़ती है। 7, एकांकी में पात्रों को अभिनय के लिए निर्देश दिए गए हैं। स्तंभ 2 का शीर्षक है हाँ नहीं। अब आप इन वाक्यों के अनुसार हाँ या नहीं उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। अभिनय की बारी। क, क्या आपने कभी कोई एकांकी या नाटक सुना है? टीवी पर फिल्में और धारावाहिक तो अवश्य सुने होंगे। अपने अनुभवों से बताइए कि यदि आपको अपने विद्यालय में नए मेहमान एकांकी का मंचन करना हो तो आप क्या-क्या तैयारियां करेंगे। उदाहरण के लिए, इस एकांकी में आप क्या-क्या जोड़ेंगे
जिससे यह और अधिक रोचक बने। कौन से पात्र जोड़ेंगे या पात्रों की वेशभूषा क्या रखेंगे? ख। अब आपको अपने अपने समूह में इस एकांकी को प्रस्तुत करने की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको यह सोचना है कि कौन किस पात्र का अभिनय करेगा। आपके शिक्षक आपको तैयारी के बाद अभिनय के लिए निर्धारित समय देंगे, जैसे 10 मिनट या 15 मिनट। आपको इतने ही समय में एकांकी प्रस्तुत करनी है। बारी बारी से प्रत्येक समूह एक एकांकी प्रस्तुत करेगा। सुझाव। बिंदु 1, आप एकांकी को जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसा भी प्रस्तुत कर सकते हैं या इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं। बिंदु 2, एकांकी के लिए आसपास की वस्तुओं का ही उपयोग कर लेना है, जैसे कुर्सी, मेज आदि। बिंदु 3, स्थान की कमी हो तो अभिनेता बच्चे अपने स्थान पर खड़े खड़े भी संवाद बोल सकते हैं। बिंदु 4, आप चाहें तो अपने अभिनय को अपने शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड करके उसे अपने परिवार या संबंधियों के साथ साझा भी कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 122। भाषा की बात। सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। इस वाक्य में आग बरस रही रेखांकित है। चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। इस वाक्य में दीवारें तप रही रेखांकित है। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। इस वाक्य में भाड़ में भुनते रहते हैं रेखांकित है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द गर्मी की प्रचंडता को बता रहे हैं कि तापमान अत्यधिक है। एकांकी में इस प्रकार के और भी प्रयोग हुए हैं, जहां शब्दों के माध्यम से विशेष प्रभाव उत्पन्न किया गया है। उन प्रयोगों को छांटकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहां दाईं ओर एक चित्र है जिसमें बहुत सारे मकान हैं और आसमान में सूर्य चमक रहा है। मुहावरे। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूं। इस वाक्य में दिन रात एक करके रेखांकित है। लाखों के आदमी खाक में मिल गए। इस वाक्य में खाक में मिल गए रेखांकित है। इन वाक्यों में रेखांकित वाक्यांश रात दिन एक करना तथा खाक में मिलना मुहावरों का प्रायोगिक रूप हैं। ये वाक्य में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। एकांकी में आए अन्य मुहावरों की पहचान करके लिखिए और उनके अर्थ समझते हुए उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन पंक्तियों के दाईं ओर एक बालिका का चित्र है जिसने अपने हाथों में 2 पर्दों को थाम रखा है। एक पर्दे पर सूर्य और बादल के चित्र हैं, वहीं दूसरे पर्दे पर चंद्रमा और बहुत सारे सितारों के चित्र हैं। बात पर बल देना। वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा। इस वाक्य में शब्द ही रेखांकित किया गया है। इस वाक्य से रेखांकित शब्द ही हटाकर पढ़िए। वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर रहा। क। 2-2 के जोड़े में चर्चा कीजिए कि वाक्य में ही के प्रयोग से किस बात को बल मिल रहा था और ही हटा देने से क्या कमी आई। ख। यहां दिए गए वाक्यों में ऐसे स्थान पर ही का प्रयोग कीजिए कि वे सामने लिखा अर्थ देने लगें। 1. विश्वनाथ के अतिथि यहां रुकेंगे। इस वाक्य से संबंधित वाक्य है और किसी के अतिथि नहीं। 2. विश्वनाथ के अतिथि यहां रुकेंगे। इस वाक्य से संबंधित वाक्य है यहां के अतिरिक्त और कहीं नहीं। 3. विश्वनाथ के अतिथि यहां रुकेंगे। इस वाक्य से संबंधित वाक्य है यहां रुकना निश्चित है। तुम नहाने तो जाओ। इस वाक्य में शब्द तो
रेखांकित किया गया है। इस वाक्य में तो का स्थान बदलकर अर्थ में आए परिवर्तन पर ध्यान दें। तुम तो नहाने जाओ, तुम नहाने जाओ तो। ही और तो के ऐसे और प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें नन्हेमल और बाबूलाल हैं। नन्हेमल के कंधे पर बिस्तर बंद है और बाबूलाल के हाथ में एक बक्सा है। पृष्ठ संख्या 123। पाठ से आगे। क। रेवती, ये लोग कौन हैं? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ, क्या पूछ लूं? 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। इस संवाद से पता चलता है कि विश्वनाथ दुविधा की स्थिति में है। क्या आपके सामने भी कोई ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति आई है जब आपको यह समझने में समय लगा हो कि क्या सही है और क्या गलत? अपने अनुभव साझा कीजिए। ख। एकांकी से ऐसा लगता है कि नन्हेमल और बाबूलाल सगे संबंधी ही नहीं, अच्छे मित्र भी हैं। आपके अच्छे मित्र कौन कौन हैं? वे आपको क्यों प्रिय हैं? ग। आप अपने किसी संबंधी या मित्र के घर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करते हैं? घ। विश्वनाथ के पड़ोसी उनका किसी प्रकार से भी सहयोग नहीं करते हैं। आप अपने पड़ोसियों का किस प्रकार से सहयोग करते हैं? अण। नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार सामान्य अतिथियों जैसा नहीं है। आपके अनुसार सामान्य अतिथियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सावधानी और सुरक्षा। क। विश्वनाथ ने नन्हेमल और बाबूलाल से उनका परिचय नहीं पूछा और उन्हें घर के भीतर ले आए। यदि आप उनके स्थान पर होते तो क्या करते? ख। आपके माता पिता या अभिभावक की अनुपस्थिति में यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आए तो आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? सृजन। क। आपने यह एकांकी सुनी। इस एकांकी में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, जैसे एक दिन मेरे घर में मेहमान आ गए। यहां इन पंक्तियों के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें बहुत तेज चमकता हुआ सूरज है और उसकी गर्मी से बचते हुए 2 बालक एक छतरी लिए खड़े हैं। दोनों बालक मजे से आइसक्रीम खा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 124। गर्मी का प्रकोप। तमाम शरीर मारो गर्मी के उबल उठा है। एकांकी में भीषण गर्मी का वर्णन किया गया है। आप गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतेंगे? 5-5 के समूह में चर्चा करें। मुख्य बिंदुओं को चार्ट पेपर पर लिखकर बुलेटिन बोर्ड पर लगाएं और इन्हें व्यवहार में लाएं। तार से संदेश। क्या मेरा तार नहीं मिला? रेवती के भाई ने अपने आने की सूचना तार द्वारा भेजी थी। तार संदेश भेजने का एक माध्यम था जिसके द्वारा शीघ्रता से किसी के पास संदेश भेजा जा सकता था, किंतु अब इसका प्रचलन नहीं है। इन पंक्तियों के साथ ही एक चित्र है जिसमें एक महिला अपने घर के बाहर खड़ी है। चारों ओर हरियाली है, पीछे एक छोटा सा घर है और वह महिला डाकिये के हाथ से तार एक पत्र के रूप में ले रही है। टेलीग्राफ। किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही संदेश को दूर तक संप्रेषित करना टेलीग्राफी कहलाता है। विद्युत धारा की सहायता से पूर्व निर्धारित संकेतों द्वारा संवाद एवं समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला यंत्र तार यंत्र टेलीग्राफ कहलाता है। वर्तमान में यह प्रौद्योगिकी अप्रचलित हो गई है। क। तार भेजने के आधार पर अनुमान लगाएं कि यह एकांकी लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई होगी। ख। आजकल संदेश भेजने के कौन कौन से साधन सुलभ हैं? ग।
आप किसी को संदेश भेजने के लिए किस माध्यम का सर्वाधिक उपयोग करते हैं? घ, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को एक पत्र लिखकर भारतीय डाक द्वारा भेजिए। इन वाक्यों के साथ ही इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें संचार के आधुनिक उपकरणों के चित्र दिए गए हैं, जिनमें कंप्यूटर और मोबाइल हैं, जिनसे संचार का आदान प्रदान किया जाता है। नाप तौल और मुद्राएं। जबकि नत्थामल के यहां 9.5 आने गज बिक रही थी, इस वाक्य में 9.5 आने गज रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द 9.5 आने गज में 9.5 भारतीय भाषा में अंतरराष्ट्रीय अंक 9.5 को दर्शा रहा है, तो वहीं आने शब्द भारतीय मुद्रा और गज शब्द लंबाई नापने का मापक है। क, पता लगाइए कि 1 रुपए में कितने आने होते हैं। ख, 4 आने में कितने पैसे होते हैं। ग, आपके आसपास गज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, पता लगाइए और लिखिए। घ, बताइए कि 1 गज में कितनी फीट होती हैं। इन वाक्यों के साथ ही एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ सिक्के, कुछ नोट, नापने के लिए एक फीता, एक कैलकुलेटर और एक सेट स्क्वायर या समकोणक का चित्र भी है। पास ही एक बालिका कुछ सोच रही है। पृष्ठ संख्या 125। झरोखे से। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन सादगी भरा था, परंतु वे अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते थे। उनके घर में कोई अतिथि आ जाए तो वे उसके सत्कार के लिए जी जान से जुट जाते थे। महादेवी वर्मा की पुस्तक पथ के साथी से निराला के आतिथ्य भाव का एक छोटा सा अंश पढ़िए। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहां भोजन करने आ जावें, सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं, उनसे यह कैसे कहा जाए कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। 33 कोटि देवताओं के देश में इस वर्ग के देवताओं की संख्या कम नहीं, पर आधुनिक युग ने उनकी पूजा विधि में बहुत कुछ सुधार कर लिया है। अब अतिथि पूजा के अवसर वैसे कम ही आते हैं, और यदि आ भी पड़े तो देवता के और अभिषेक, श्रृंगार आदि संस्कार बेरा, नौकर आदि ही संपन्न करा देते हैं। पुजारी गृहपति को तो भोग लगाने की मेज पर उपस्थित रहने भर का कर्तव्य संभालना पड़ता है। कुछ देवता इस कर्तव्य से भी उसे मुक्ति दे देते हैं। ऐसे युग में आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। उनके भाव की अतल गहराई और अबाध वेग भी आधुनिक सभ्यता के छिचले और बंधे भाव व्यापार से भिन्न है। साझी समझ। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। आपके घर जब अतिथि आते हैं तो आप उनका अभिवादन कैसे करते हैं, अपनी भाषा में बताइए, और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि अतिथियों को आप अपने राज्य क्षेत्र का कौन सा पारंपरिक व्यंजन खिलाना चाहते हैं। खोजबीन के लिए। इस एकांकी में आने, गज और तार शब्द आए हैं। इनके विषय में विस्तार से जानकारी इकट्ठी कीजिए। इसके लिए आप अपने अभिभावक, अध्यापक, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। यहां यह अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे
एनसीईआरटी की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक मल्हार। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। संपादन विनीत कुमार शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।